हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेस ऑफ रघुवंशी नीट। आज हम लोग इस क्लास में एलसीआर सर्किट इन सीरीज़ पढ़ेंगे और इस एलसीआर सर्किट में हम एसी वोल्टेज लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ये रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर को हमने सीरीज़ में लगा दिया है। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज V लगा दिया है और ये जो वोल्टेज V है चूँकि AC करंट है, AC वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको हम देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V इज़ इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी से। ठीक है, जहाँ पे Vm जो होगी इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि साइन ओमेगा टी जो फंक्शन होता है वो साइनसॉइडल होता है, हमको मालूम है। ठीक है, तो Vm इसकी एम्पलीट्यूड होगी। ओके, तो जब हम V वोल्टेज इस सर्किट के अक्रॉस देंगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस होगा। ओके, तो सपोज करते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VR हो रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC हो रहा है और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VL हो रहा है। तो जो टोटल अगर हम इस पूरे सर्किट में KVL लगा दें, KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अगर हम इसमें KVL लगा दें तो सपोज करते हैं कि ये हम लूप लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लूप का। ठीक है, तो हम देखेंगे अक्रॉस द सर्किट जो KVL के हिसाब से मतलब applying KVL across the loop। ठीक है, तो ये हो जाएगा V KVL हमको मालूम है क्या होता है। KVL में होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कि अगर किसी लूप में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में, ठीक है, अगर हम पूरे लूप में घूम जाएंगे तो नेट वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसके अक्रॉस V हमने दिया था, है ना। रजिस्टर के अक्रॉस VR का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस VC का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और इंडक्टर के अक्रॉस VL का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो ये हमारा V इज इक्वल टू VR माइनस VC माइनस VL बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हम दे रहे हैं AC सोर्स से, वो टोटल जो है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और वापस करंट यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब इसको चूंकि ये AC सर्किट है और यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है, तो हम इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ से एक्चुअली में जब हमने वोल्टेज दिया हुआ है तो हमें करंट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम फेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेजर्स जो होते हैं, फेजर्स एक तरीके के वेक्टर्स होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे एक्चुअली में ये फेज़र जो वेक्टर नहीं होते हैं, पर हम इनको मान लेते हैं कि ये वेक्टर्स होते हैं और ये जो है वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहले मालूम है कि रेजिस्टेंस जब केवल सर्किट में लगा होगा, मतलब ये दोनों नहीं लगे होंगे, इस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा होगा, तो रेजिस्टेंस के केस में जो होता है वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं, ये हम लोगों को पहले से मालूम है। ठीक है, जबकि इंडक्टेंस अगर लगा होता है तो करंट और वोल्टेज जो है, करंट जो है वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री। और जब कैपेसिटर केवल लगा होगा सर्किट में, AC सर्किट में, ठीक है, तो जो करंट होगी वो वोल्टेज से लीड करती है 90 डिग्री, मतलब π/2 डिग्री, π/2 रेडियंस लीड करती है। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट के लिए फेज़र अगर हम बनाएंगे और यही पोटेंशियल ड्रॉप्स हम लेते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे फेज़र अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे,
अगर हम इसमें फेज़र बनाते हैं इस सर्किट के लिए, है ना, तो फेज़र के लिए सपोज करा कि एक ये हमने स्ट्रेट लाइन ये खींच दी, ठीक है, और ये खींच दिया, ठीक है। अब इस केस में अभी हम लोगों ने देखा था कि केवल अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के फेज में होते हैं, ओके। तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस है ना, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लिया कि वी आर का हो रहा है, ठीक है, वी आर का हो रहा है, तो करंट इसके जो सर्किट में करंट होगी वो इसके फेज में होगी, ओके, करंट जो होगी इसके फेज में होगी। और सपोज करते हैं कि ये जो करंट फ्लो कर रही है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मान लिया कि इस सर्किट में जो LCR सर्किट हमने लिया है इसमें करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो करंट का जो फेज हमारा होगा ये होगा ओमेगा टी प्लस फाई, करंट का फेज होगा ओमेगा टी प्लस फाई, और जिस फेज में करंट होगी उसी फेज में रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो होगा, ठीक है, तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, ओके। अब इंडक्टेंस के अक्रॉस हमको मालूम है कि करंट लैग करती है, मतलब करंट पीछे चलती है। तो इस पिछले वाले में हम देखेंगे कि इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो करंट से लीड कर रहा होगा, क्योंकि करंट वोल्टेज से लैग करती है तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बना देंगे और यहाँ पे हम ये 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, सपोज करें कि इसे हम VL से डिनोट कर रहे हैं, मान लिया VL से डिनोट कर रहे हैं, अभी जैसा हम लोगों ने डिनोट किया था वैसा, अभी हम ये फेज़र के टर्म्स में अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस के केस में हमको मालूम है कि करंट लीड करती है, मतलब करंट आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है, ठीक है। तो इस केस में कैपेसिटेंस के केस में और 90 डिग्री लीड करती है, तो यहाँ पे ये VC हो गया, ठीक है, VC हो गया। तो अभी ये एक्चुअली में हमने VR, VL और VC जो लिखा था ये हमने लिखा था इससे कि जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने पहले लिखी थी कि VR वोल्टेज का ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है, VL वोल्टेज का ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है और VC वोल्टेज का ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फेज़र खींच रहे हैं, फेज़र हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो फेज़र में ये चीज़ हम नहीं लेते हैं। फेज़र में हम फेज़र में जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फेज़र में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल VR से, जहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, और VR का जो मैग्नीट्यूड होगा, VR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो होगा, ठीक है। और वो जो होगा वो होगा IMR, वोल्टेज के अक्रॉस जो होगा वो होगा, ठीक है। अच्छा, और इसको हम मैक्सिमम से डिनोट करेंगे, है ना, इसको हम मैक्सिमम से डिनोट करेंगे, ये VRM जो हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज शो करेगी, ओके। उसी तरीके से इंडक्टेंस के अक्रॉस, अगर हम इंडक्टेंस के अक्रॉस देखें तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो फेज़र होगा उसको VL से हम डिनोट करेंगे, ओके। इंडक्टेंस के अक्रॉस जो फेज़र होगा VL से डिनोट करेंगे, जहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड, इसकी जो लंबाई होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर की होगी, क्योंकि साइनसॉइडल वोल्टेज है, ठीक है, तो कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम इस तरीके से बढ़ती घटती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉड VL इज इक्वल टू जो होगा VLM इज इक्वल टू IMXL, जहाँ पे XL जो है वो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, ओके।
अब हम इसके अक्रॉस देखेंगे, है ना, इसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे कैपेसिटेंस के अक्रॉस, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर हम फेज़र को VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर हम इसको VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो VC का जो लंबाई होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, VC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो कैपेसिटर में के अक्रॉस जो है वो आ रहा है वो होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी मॉड VC इज इक्वल टू VCM इज इक्वल टू IM इंटू XC, ठीक है। यहाँ पर भी इसको मॉड VRM लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेज़र इसका आ जाता है, फेज़र डायग्राम LCR सर्किट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो करंट है उसका जो फेज़ जो हमारा आ रहा है, जो फेज़ हम लोगों ने माना था वो है इनिशियल ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो अभी हम अगर इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, चूंकि हम इनको वेक्टर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, और अभी जो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL, ठीक है, इसको फेज़र के टर्म्स में अगर हम लिख लें, सेम इसी चीज़ को फेज़र, क्योंकि जो एक्चुअल में एप्लीकेबल होगा वही वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तो फेज़र के टर्म्स में अगर हम लिख लें इसको, तो ये आ जाएगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो होगा VR प्लस VL प्लस VC के बराबर, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो वोल्टेज हमारा होगा, वोल्टेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो होगा वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ VR, VL और VC। तो अब हम यहाँ पे फेज़र से इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेंगे, किसका किसका, VL का, VC का, VL का और VR का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालें, ठीक है, इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हम देखेंगे कि VR जो होगा वो इस डायरेक्शन में था, VR हमारा इस डायरेक्शन में था, है ना, ये VR था, ठीक है। VC इस डायरेक्शन में था, VL इस डायरेक्शन में था, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वेक्टर सम जो होगा VC माइनस VL हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा VC माइनस VL आ गया, VC माइनस VL, ये वेक्टर सम इन दोनों का हो जाएगा, ओके, ये दोनों का वेक्टर सम हो गया। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये पैरेललोग्राम हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। इसका VR, VC और VL का रिजल्टेंट, V जो होगा वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा और ये वेक्टर को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही नेट वोल्टेज होगा अक्रॉस द सर्किट, ओके। तो अभी हम देखेंगे, अच्छा, V यही नेट वोल्टेज होगा, तो V, अभी हम लोगों ने जो V माना था, है ना, अभी जो हम लोगों ने V लिया था, वो V लिया था V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। तो इसका मतलब वोल्टेज जो एक्चुअली में होगा उसका जो फेज होगा वो ओमेगा t के बराबर होगा। तो अब ये पूरा एंगल ओमेगा t प्लस 5 था, तो ये रेजिस्टेंस का जो ये एंगल हो गया नेट वोल्टेज से या रिजल्टेंट वोल्टेज से 5 हो गया, ओके। अब यहाँ से हम देखेंगे इस ट्रायंगल से, अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लें, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लें, और हमको मालूम है कि जो फेज़र VR है उसका मैग्नीट्यूड VRM है, VL फेज़र है उसका मैग्नीट्यूड VLM है, और VC फेज़र है उसका मैग्नीट्यूड VCM है, ठीक है। तो अभी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं, जैसे कि वेक्टर रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, है ना, वेक्टर रिजल्टेंट जैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि VM स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस हमें मालूम है VC माइनस VL है, उसका इक्विवेलेंट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस
VLM का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी कौन सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ हम रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा IM R स्क्वायर प्लस IM XC माइनस IM ये हाँ IM XL का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से IM कॉमन ले लेंगे, जब हम IM कॉमन ले लेंगे, ये स्क्वायर है तो IM जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा IM स्क्वायर, जहाँ पे IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अभी हम लोगों ने करंट ये माना था, IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। तो IM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, IM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इसको करली ब्रैकेट ले लेंगे, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैक्सिमम करंट निकाल लेंगे, और जो मैक्सिमम करंट हमारी आएगी, मैक्सिमम करंट जो हमारी आ जाएगी, IM इज इक्वल टू VM बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये हमारी मैक्सिमम करंट निकल आई, ये हमारी मैक्सिमम करंट निकल आई, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे, इस वाला ये जो एक्सप्रेशन होता है ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहलाता है, ओके। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहलाता है। और इम्पीडेंस का मतलब जिस तरीके से रेजिस्टेंस देता है करंट को, वैसे ही इम्पीडेंस भी LCR सर्किट में रेजिस्टेंस देगा करंट को, करंट के फ्लो को, ओके। तो इसको इम्पीडेंस को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, इसको हम VM बाई Z लिख सकते हैं, VM बाई Z लिख सकते हैं। अब ये Z की वैल्यू जो हम देखेंगे अगर, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर मान लिया स्क्वायर कर देते हैं तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की याद आएगी, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की याद आएगी। और अगर हम फेज़र भी देख लें तो फेज़र में देखो VR के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, और जो XC माइनस XL है VC माइनस VL के अक्रॉस होगा, तो ये एंगल फाई होगा। तो इम्पीडेंस जो होगा, जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रिजल्टिंग वोल्टेज के अक्रॉस होगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो इसको अगर हम XC माइनस XL हमने ले लिया, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा, अगर ये फाई है, जैसे कि पिछले वाले में देखा था हम लोगों ने, है ना, कि VR और इसके रिजल्टेंट के बीच का फाई है, तो रेजिस्टेंस और Z के बीच का एंगल फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये फाई हो जाएगा। तो इस जगह से अगर हम Z का मैग्नीट्यूड मतलब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं तो वो पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम याद करें कि इसमें हमने जो करंट माना था I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई माना था, तो ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है, वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, ये पहले से हमको मालूम है, क्योंकि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन ये फेज डिफरेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है वो समझ लें, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए यहीं से हम tan फाई कर देंगे, tan फाई हम निकाल लेंगे, और tan फाई बराबर हो जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस भी निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि अगर हम सर्किट में, है ना, अगर हम सर्किट में V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t की करंट फ्लो कराएंगे, तब इस सर्किट में जो अगर हम सर्किट में V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t का वोल्टेज देंगे, AC वोल्टेज देंगे, तो इस सर्किट में I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर जो है करंट जनरेट होगी। और जहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस फाई होगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं,
ओके। और अगर मैक्सिमम करंट हमें निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, जहाँ पे ये जेड जो है दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट, जहाँ पे ये जेड जो है इम्पिडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट। होप स्टूडेंट्स ये एल सी आर सर्किट आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।